Hello everyone. Very good evening to all of you. I hope you all are doing well और आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे एज वेल एज आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए जो प्रिपरेशन चली है वो भी अच्छी जा रही होगी। हमने अब स्टार्ट किया था CUET UG इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना 2024 का। हमने 27 क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है काइंडली गो थ्रू द वीडियोज़। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 से। एज यू कैन सी जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो बेस्ड है आपके पैराग्राफ के ऊपर, ठीक है। सो यू कैन रीड द पैराग्राफ एंड यू कैन फाइंड द आंसर। बट मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट। और क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास 31 है। 31 क्वेश्चन नंबर के लिए जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो 32 क्वेश्चन नंबर है उसके लिए जो हमारे पास राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो भी पैसेज के ऊपर ही बेस्ड है। 5 क्वेश्चन है एज यू नो। सो इसका भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा। ये तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इट इज़ रिलेटेड विद पर कैपिटा इनकम एज वेल एज द नेशनल इनकम। ओके, बिकॉज एज यू नो दादा भाई नौरोजी VKRB Rao related with national income of the India. They calculated the national income of India. Okay, so इनके मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा। अगर आपको अच्छे से इनका क्लेरिफाई करना है सो यू कैन रीड द पैसेज। गॉट इट। सो द राइट option for question number 33 will be option number 3. Okay, and for 34 the right option will be option number 4, and for 35 right option will be option number 2, and 36 option 4 will be correct, and for 37 option 3 will be correct. And let's move to the next question. So next question, fill in the blanks. Basically dash is a market where economic agents can freely exchange their endowments with each other. ठीक है, इस क्वेश्चन का सिंपल ऐसा मतलब है कि ऐसा कौन सा मार्केट सिस्टम है जिसमें जो आर्थिक एजेंट्स होते हैं जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ऑल दैट, ठीक है, वो जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया या जो भी उन्होंने कंज्यूम करना है उसको फ्रीली एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो एज यू नो एग्रीगेट डिमांड बेस्ड इकॉनमी, एग्रीगेट सप्लाई बेस्ड इकॉनमी, ये तो किसी उसमें टाइप नहीं है। ये बेसिकली आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट है। ठीक है। बट द राइट ऑप्शन विल बी फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी। ठीक है। मार्केट इकोनॉमी में होता क्या है, जो मार्केट फोर्सेज होती है दैट इज योर डिमांड एंड सप्लाई, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। सो मार्केट इकोनॉमी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो नीचे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है इनमें से आपको देखना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। ओके, ठीक है। अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या शो करती है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जो कुल उपयोगिता है उसमें होने वाले परिवर्तन। क्यों? क्योंकि आपने एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया, उस वस्तु की आपने एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया। ठीक है। सो ये होता है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। बी ऑप्शन पढ़ते हैं हम, टू इंडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना वो एक दूसरे को काट सकते हैं। ठीक है। आपने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। पहली प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व की, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ आपको बताने की। जस्ट वेट अ मिनट। सो यहाँ पर ब्लैंक पेज है, लेट मी टेल यू। सो पहली प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की
इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यह लेफ्ट से राइट की तरफ, नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, इट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यह मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होता है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन आपका यहाँ पर है, ओरिजिन ओ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इंडिफरेंस कर्व की, हाइयर द इंडिफरेंस कर्व शोज द हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इंडिफरेंस वक्र जितना ऊंचा होगा ना, आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा शो करेगा। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लॉजिक है, अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी कि जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा आपको यूटिलिटी सॉरी सेटिस्फेक्शन उतनी ही ज़्यादा मिलेगी और यूटिलिटी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस डायग्राम में दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, अब पॉइंट ए पर क्या है, दोनों इंडिफरेंस कर्व में यूटिलिटी बराबर होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सो टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इट नेवर टच ओ एक्स एक्सिस एज वेल एज ओ वाई एक्सिस, इंडिफरेंस कर्व कभी भी ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस को टच नहीं करता है। और लास्ट है, इट कैन बी पैरेलल और कैन नॉट बी टू ईच अदर, ये पैरेलल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। चलिए ठीक है, सो ये दूसरा तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारे पास, मार्जिन, अच्छा ये ठीक है ना, ये ठीक है बच्चे, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो एट द लेवल व्हेन टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, फिर से मैं उस रफ पेज पे जाऊंगा, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। तो मैं बेसिकली दो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक में ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज योर टोटल यूटिलिटी, दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी जीरो, ठीक है, गॉट इट। सो क्वेश्चन में देखते हैं उसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास। चलिए, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो एट अ लेवल व्हेन टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो व्हेन टोटल यूटिलिटी इज हाईएस्ट, इट इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। आपने एक शेड्यूल भी देखा होगा, जब वहाँ पर टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। अब जब हाईएस्ट होगी मतलब 25 है टोटल यूटिलिटी, नेक्स्ट की भी 25 है, देन मार्जिनल यूटिलिटी विल बी जीरो, ठीक है, एक ही बात है, लॉजिक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डज नॉट इफेक्ट इंडिफरेंस कर्व। जो मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज बताई थी, इट इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन, गॉट इट, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑल दैट, ठीक है। अब जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है, दैट इज नोन एज MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द इंडिफरेंस कर्व, मतलब ये गलत है, ठीक है। लास्ट है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी, ये तो सही है। सो राइट ऑप्शन में क्या आएगा हमारे पास, ए, सी एंड ई। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट for question number 39. Got it? Let's move to the next question, question number 40. So 40 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे आप तो लिखा नहीं है कहीं भी, ठीक है, बट चलिए फिर भी एक बार
ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्लान्स ऑफ ऑल द कंज्यूमर एंड फर्म्स इन द मार्केट मैच। ठीक है, जो कंज्यूमर है ना और जो फर्म है उनकी जो प्लान्स है वो मैच हो रहे हैं। मतलब कंज्यूमर क्या करते हैं, डिमांड, फर्म क्या करती है, सप्लाई, मैच हो रहे हैं, मतलब वो दोनों बराबर है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सेस सप्लाई। अब एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या होता है, व्हेन सप्लाई इज ग्रेटर देन, जब सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से। सो ये जाएगा आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 के साथ, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। फिर है इन्फीरियर गुड्स। आपने पढ़ा होगा 3 तरह की गुड्स होती है, नॉर्मल गुड्स है ना, इन्फीरियर गुड्स या गिफन गुड्स, इसको हम कई बार कंसिडर करते हैं। सो सी जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, डिमांड डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। तो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी ना, आप इनकी डिमांड कम कर देंगे इन्फीरियर गुड्स की। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अच्छी कम्युनिटीज़ की तरफ जाएंगे। इन्फीरियर का मतलब समझ लो घटिया वस्तु है। ठीक है, तो जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे ना, तो आप घटिया वस्तु नहीं खरीदेंगे, आप लोग अच्छी वस्तुएं खरीदेंगे। डी है हमारे पास प्राइस सीलिंग। ठीक है, ये तो फिर आपको पता है, लास्ट ऑप्शन रह गया हमारे पास, तो यही होगा, इम्पोजिशन ऑफ अपर लिमिट बाय द गवर्नमेंट। सो चलिए मैच करते हैं इनको। ए जाएगा फर्स्ट के साथ, ये देखिए यहाँ पर ए में 3 ऑप्शन फर्स्ट है और बी जाएगा थर्ड के साथ। ओके ओके, मेरे आराम से गॉट इट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 40 is, when elasticity of demand curve is 1 at every point on demand curve, the curve is known as. इसका डायरेक्ट आंसर होगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज ये फैक्ट है, जब भी आपका डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब इस तरह से, ठीक है, देन elasticity of demand will be always equal to 1. Okay, question number 42, according to the theory of consumer behavior, inequality P1 x1 plus P2 x2 is less than or equal to M. यहाँ पर P1 है प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड x1 है क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, P2 है प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी एंड x2 है क्वांटिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी। लेस देन और इक्वल टू M है हमारे पास, टोटल मनी इज कॉल्ड द कंज्यूमर। सो द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42 इज बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट कैसे हुआ कि जितना आपके पास पैसा है ना, उससे कम या उसके बराबर ही आप गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। ठीक है, उनकी वस्तुओं सेवाएं खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दी है हमारे पास 4, उनमें से मैंने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, एडम स्मिथ इज टर्म्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1776 में उनकी एक बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में, दैट्स वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बी है हमारे पास, J.M. केन्स गेव द थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी ठीक है। ठीक है, 1936 में केन्स की बुक आई थी एक, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें कि उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोपाउंड की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, 4 सेक्टर मॉडल इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस, ये भी ठीक है। 4 सेक्टर मॉडल में बेसिकल 4 सेक्टर होते हैं। एक तो हमारे पास C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, X माइनस M नेट एक्सपोर्ट हमारे पास। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेक्टर को, ये गवर्नमेंट सेक्टर को, ये हमारा घरेलू क्षेत्र को, डोमेस्टिक सेक्टर को, ये फर्म है जो, या इंडस्ट्री सेक्टर को। ठीक है, ये भी ठीक है ऑप्शन। लास्ट है हमारे पास, स्टोर ऑफ वैल्यू इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। नहीं, so the primary function of money is to exchange of goods and services. ठीक है, so this option will be incorrect. ठीक है, so the right option will be first, second, third, A, B, C, option number 2 for question number 43. Okay, now let's move to the next question, question number 44. सो मैं आपको इन सभी बुक्स के ईयर बताता हूँ पहले तो। ठीक है, इनके ऑथर तो आपको यहाँ पर दिख ही रहे हैं। सो
फर्स्ट है हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जैसा कि मैंने आपको बताया 1936 में केन्स ने पब्लिश किया था, ठीक है। फिर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर बी, महलनोबिस वॉज मेड अ फेलो ऑफ ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, स्टैटिस्टिशियन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी के फेलो कब बने? सो ये बने थे 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन है हमारे पास एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन बाय एडम स्मिथ, जो कि 1776 में लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस बाय जे.एम. केज, ठीक है। इसको लिखा था जे.एम. केज ने 1919 में, ठीक है, 1919 में। सो चलिए सबसे पहले कौन सा है? 1776, सी ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट, सी 1776। फिर आ गया हमारे पास 1919, फिर आ गया 1936 एंड लास्ट महलनोबिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इफ़ देयर इज़ नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन ट्रेड देन, अगर मान लो इकॉनमी में सरकार इंटरफेयर नहीं करती है और वहाँ पर फॉरेन ट्रेड नहीं किया जाता है, तो इनमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्या है, जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, टैक्स लगा रही है, इम्पोर्ट है हमारे, एक्सपोर्ट है, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। उनकी कोई वैल्यू नहीं, वो ज़ीरो के बराबर है। ओके, सो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है आपको यूजी क्लासेस का जिसमें आपको कोई डाउट हो, कोई इशू हो, सो यू कैन कमेंट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। हम उसको डिस्कस करेंगे ब्रीफली अच्छे से, और अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम्स की, जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ओके।